आप अगर स्टार्टअप में हो तो आपको एज में, एडुकेशन में एज में बहुत ज़्यादा नापा जाता है, राइट? कि आप इस एज में हो, आप कैसे कर लोगे, एक्सपीरियंस तो आपके पास है नहीं। तो वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है महादेव जी का बहुत ज़्यादा मिला है, कुछ आशीर्वाद तो बिल्कुल है मेरे पे। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली पैशन, राइट? उसकी पैशन के साथ साथ मुझे जो लगता है एक आइडिया एंड एक प्रॉब्लम को ढूंढना, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट स्टार्ट करा था मेरे को लगता था मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है, जो भी फेल्स हुए मेरे को वो भी लगता था मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है। बट इज इट नॉट लाइक आइडिया, इट इज लाइक एग्जीक्यूशन। आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो मार्केट में। आप जो आइडिया आपके पास है, आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि आपके जो कस्टमर्स है या जो लोग हैं आपके प्रोडक्ट को देख भी रहे कि नहीं, आप या आप ही अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे हो, राइट? कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है। मुझे जो लगता है सैलरी इज ए स्लो पॉइजन, बिल्कुल राइट। एंड इसमें दो देखो, मैं जो जॉब कर रहे हैं उनको मैं नहीं बोलूंगा कि ऐसा ऐसा कुछ है, ठीक है। बट आप अगर किसी जगह में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप एक ऐसा जगह में हो, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा है, बट आप वहाँ पे छोड़ भी नहीं पा रहे हो। एक माइंडसेट अगर आपको क्लियर करना है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो भाई अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्यों सिर्फ पैसों के लिए रुके हो रहे हो, ठीक है? आप मेंटल हेल्थ मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा है। तो आज हमारे साथ हैं देव ज्योति साहा, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। इनका स्टार्टअप है एडमिशन जॉकी। कैसे हो भाई? मैं बहुत बढ़िया। एंड जो आपका शो है, एंड बहुत दिन से मैं देख भी रहा था जी, एंड आने का मन भी था कि देहरादून में कोई पॉडकास्ट शूट हो रहा है, देन देहरादून को लेके एंड उत्तराखंड को लेके, एंड आज बहुत अच्छा लग रहा है एंड पॉडकास्ट में साथ बैठ के मुझे भी आपसे बात करने में बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। राइट। आप कहाँ से हो वैसे? मैं बेसिकली हूँ बंगाल से। बंगाल में बहुत ही छोटा सा एक सिटी है, राइट? आप सब लोग शायद नाम भी नहीं जानते होंगे, फलागटा एक जगह है, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट है, जो कि अभी अभी जो डिस्ट्रिक्ट बना है, तो वहाँ से मैं हूँ। छोटा सा विलेज है एंड अभी 20 ईयर्स तक मैं वहीं पे था एंड पलावरा में उधर से ही हूँ। अच्छा, फिर देहरादून आना कैसे हुआ? सो देहरादून बेसिकली मैं पढ़ाई करने आया था, राइट? 2015 में मैं पढ़ाई करने आया, मैंने यहाँ से पढ़ाई करा एंड वहाँ से ही जो जर्नी है वो स्टार्ट है। सो दिस इज द थिंग। तो देहरादून में रुक कैसे गए आप, और यहीं पे आपने अपनी कंपनी खोलने का स्टार्ट किया, तो इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है देहरादून सबको रोक लेता है, राइट? देहरादून जगह ही ऐसा है, मतलब एंड देवभूमि है ऊपर से। सो मेरे पापा बहुत बोलते थे देहरादून आने से पहले कि आप महादेव के नगरी में जा रहे हो एंड वहाँ पे आपको जो है देवभूमि में सब कोई रुक ही जाता है। तो मुझे पता नहीं था आने से पहले, बट अभी जो है मेरे को देहरादून में बहुत ज़्यादा, एक तो है प्यार बहुत ज़्यादा दिखा लोगों पे। लोग बहुत अच्छे हैं देहरादून के एंड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है एंड क्योंकि एक जो मेरा एडुकेशन जो मेरा स्टार्ट हुआ वो बेसिकली देहरादून से हुआ एंड स्टार्टअप के बारे में जानना एंड टोटली मैं यहाँ पे जब हॉस्टल्स में भी रहता था, मैं दिल्ली जाता था, दिल्ली में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखता था, उनको देख के थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिला कि स्टार्टअप भी कुछ होता है। देन देहरादून में मेरे को ये लगता है अभी तक बहुत बड़ा कोई स्टार्टअप निकला नहीं है, राइट? देन एक मन में आ गया कि देहरादून से ही स्टार्ट करना है एंड क्योंकि मैं एडुकेशन फील्ड में हूँ एंड एडुकेशन एडटेक है, तो एडटेक में देहरादून में जो एडुकेशन है वो बहुत क्वालिटी बहुत ऊपर है पूरे ऑल इंडिया में। तो मुझे नहीं लगता देहरादून से अच्छा कोई जगह हो सकता है फॉर एडटेक, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम देहरादून। तो आपने जैसे कहा कि आपके पापा ने कहा था कि महादेव की नगरी है, राइट? महादेव का आशीर्वाद मिला आपको? बिल्कुल, हमेशा है। मतलब मेरे को जो लगता है अभी मैं ये नहीं बोलूँगा, बट अभी मैं जिस एज में भी हूँ एंड इस एज में मेरे दोस्त लोग जो है अभी अभी सब MBA पास आउट कर रहे हैं, राइट? क्या एज है आपकी? एंड अभी मेरा 24 है एंड 24 अभी जुलाई आ रहा है एंड 25 में मैं होऊंगा, राइट? सो इस एज में भी एंड इसमें क्या हुआ, मेरे को लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला क्योंकि आपको पता ही है, आप अगर स्टार्टअप में हो तो आपको एज में, एडुकेशन में एज में बहुत ज्यादा नापा जाता है, राइट? कि आप इस एज में हो, आप कैसे कर लोगे, एक्सपीरियंस तो आपके पास है नहीं। तो वहाँ पे
मेरे को बहुत ज्यादा मुझे लगता है महादेव जी का बहुत ज्यादा मिला है, कुछ आशीर्वाद तो बिल्कुल है मेरे पे। बिल्कुल राइट। आपने एज की बात करी, आपको लगता है एज से कुछ फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ता है। राइट। अगर मैं मेरी इंस्पिरेशन की बात करूं तो मेरा इंस्पिरेशन है ओयो के जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल। राइट। एंड ही स्टार्टेड हिज कंपनी इन 19 मतलब 19 ईयर्स में उन्होंने कंपनी स्टार्ट करा। एंड आज आपको पता है ओयो कितना बड़ा कंपनी है। एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम में ओयो इज वन ऑफ द मतलब एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न में भी बहुत जल्दी वो एंटर मारा, मतलब 3 या 4 नंबर यूनिकॉर्न है इंडिया का। तो बहुत बड़ा कंपनी बन गया है। सो मुझे नहीं लगता एज इज जस्ट ए नंबर। आप अगर अभी के जनरेशंस में देखोगे बहुत सारे छोटे मतलब एंटरप्रेन्योर्स 20s में कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं एंड बहुत बड़े बड़े कंपनीज बना भी रहे हैं। राइट। सो मुझे नहीं लगता कि एज कुछ मैटर करता है। राइट। ये चीज़ है। वो क्या चीज़ है जो मतलब अगर कोई 19 साल का इंसान भी है, आप 24 साल के हैं, राइट, वो क्या चीज़ है जो सेम उस 40 या 50 साल के इंसान में जो उस समय स्टार्टअप खोल रहा है, क्या फर्क होता है उसमें? मुझे नहीं लगता फर्क कुछ होता है। देखिए फर्क का बात यह है लोगों के देखने के नजरिया है। राइट। अब मैं किसी इंसान को कैसे देख रहा हूँ, अब मेरे साथ जो चीज इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए हैं, मैं शायद बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ बैठा हूँ एंड 1-2 स्टार्टअप्स मेरे फेल भी हुए हैं इसी ड्यूरेशन में। मतलब मैंने जब स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट करा था मैंने 18-19 ईयर्स के एज से स्टार्ट करा था एंड 1-2 स्टार्टअप फेल हुए। इन्वेस्टर्स के साथ बैठा, उन्होंने बहुत बंदों ने बोला कि आपका एज कम है एंड एक्सपीरियंस नहीं है एंड आपके मुंह पे तो कोई नहीं बोलेगा बट पीठ पीछे सब इसको तो एनालाइज करते ही है किसी के ऊपर भी पैसा लगाने से पहले। राइट। एंड लोग भी बोलते हैं आसपास में क्या ही कर लेगा, बट अब वो सामने नहीं बोलेंगे। राइट। एंड बट मेरे को नहीं लगता कुछ भी डिफरेंसेस है, बट टेक्नोलॉजिकली आप थोड़ा बहुत एडवांस रह सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप 60 ईयर्स में हो तो आप स्टार्टअप नहीं कर सकते, या 19 ईयर्स में हो बहुत अच्छे कर सकते हो, या तो 19 ईयर्स में हो आप नहीं कर सकते कि 30s में ही हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर KFC का अगर देखोगे आप, KFC के जो फाउंडर है उन्होंने 60 ईयर्स में अपना जो स्टार्टअप स्टार्ट करा। राइट। वो स्टार्टअप ही था तब KFC एंड आप देखो अब KFC कितना बड़ा है। राइट। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई डिफरेंस है। लोग माइंडसेट एंड थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस परसिवरेंस यही लगता है स्टार्टअप में। और ये कि आप कब शुरू कर रहे हैं, कितनी जल्दी आपने अपना पैशन ढूंढ लिया और शुरू कर दिया। राइट। इट इज नॉट अबाउट ओनली पैशन। राइट। कि पैशन के साथ साथ मुझे जो लगता है एक आइडिया एंड एक प्रॉब्लम को ढूंढना, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट स्टार्ट करा था मेरे को लगता था मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है। जो भी फेल्स हुए मेरे को वो भी लगता था मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है, बट इज इट नॉट लाइक आइडिया, इट इज लाइक एग्जीक्यूशन। आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो मार्केट में। आप जो आइडिया आपके पास है आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि आपके जो कस्टमर्स है या जो लोग हैं आपके प्रोडक्ट को देख भी रहे कि नहीं, आप ही अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे हो। राइट। कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है। तो इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज लाइक कि आप क्या प्रोडक्ट सोच रहे हो एंड क्या प्रोडक्ट आप मार्केट में लोग कितना उसको अपना सोच रहे हैं, लोग कितना उसको बाय कर रहे हैं। सो दिस इज द थिंग। राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्मॉल टाउन शो स्टोरी टेलिंग के बारे में। राइट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ एडमिशन जॉकी के पीछे की स्टोरी, आपकी क्या स्टोरी? राइट। सो अभी एडमिशन जॉकी एंड AJ कैंपस हमारा 2 ब्रांड है। ओके। एंड एडमिशन जॉकी का अगर मैं शुरुआत बोलूँ एंड अगर मैं एडुकेशन फील्ड में बोलूँ, मैं जब कॉलेज में आया, राइट, फर्स्ट ईयर से मैं टोटली जो है एंड मैंने ये सोच लिया था कि थोड़े बहुत लोगों को देखा एंड तब ना कुछ रील्स तो उस हिसाब से था नहीं अभी जिस हिसाब से आप देख रहे हो, बट बहुत सारे लोगों का ना मेरे को थोड़ा स्टार्टअप स्टोरीज पढ़ने का थोड़ा शौक था। कि लोग कैसे करके छोटे से जगह से आप बड़ा सा बिजनेस बनाते हैं। राइट। देन जब भी मेरे कॉलेज में अभी जो है संडे का आपको पता है कि एक आउटिंग का छुट्टी रहता है संडे को, मैं हॉस्टल में रहता था। अच्छा। एंड शनिवार को क्या करते थे, शनिवार को आपका अगर घर आसपास है, राइट, मैं जैसे बंगाल से था तो मेरा तो आसपास कोई था नहीं कि मेरे को जाने के लिए मिले, बट मेरे जो दोस्त लोग थे जो ऋषिकेश से है, जो पहाड़ों से है, तो वो क्या करते थे शनिवार को घर चले जाते थे, घर में रहते थे एंड संडे को वो वापस आ जाते थे, या तो मंडे को सुबह आते थे डायरेक्ट आके वो वहाँ पे आके क्लास अटेंड करते थे। तो मेरा सीन ये रहता था, मेरे आसपास तो कुछ था नहीं। अब नॉर्मली मोबाइल में देखना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया क्या है क्या नहीं है, तब मेरे को स्टार्टअप्स के बारे में पता चला कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। अब आप
हर एक जगह बैठे हो, राइट, आपके हर एक जो दोस्त है वो सामने से आपको बोलता है आप मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, बट मेरे को ये कूल लगने लगा कि लोग जब बोलते हैं ना आई वांट टू बी ए एंटरप्रेन्योर, तो मैं देखने लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, उस बात में दम लगने लगा, राइट। भाई ये बंदा तो कोई अलग अलग बोल रहा है, मेरे 2-3 दोस्तों ने ये भी बोल दिया मैं तो नेता बनूंगा, राइट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मेरे को अच्छा लगने लगा। देन जब मेरे दोस्त लोग बाहर जाने लगे तो आसपास कुछ था नहीं, तो मैंने देखा आसपास कहाँ पे स्टार्टअप समिट्स होते हैं, क्या है मेरे को जानना चाहिए। देन मैं क्या करने लगा, मैं शनिवार को मैं हॉस्टल से निकलता था, मैं दिल्ली में, आपको पता है दिल्ली में स्टार्टअप कल्चर बहुत हाई है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में, राइट, एंड आसपास यही सिटी है जहाँ पे आप स्टार्टअप के बारे में जान सकते हो, लोग काम कर रहे हैं, लोग कितने ज़्यादा पागल हैं आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड तो वहाँ पे मेरा को क्या हुआ, मैं शनिवार को निकलता था यहाँ से, आईएसबीटी से बस पकड़ता था, बस पकड़ के मैं दिल्ली, सो दिल्ली जाके वहाँ पे जो स्टार्टअप समिट्स थे वहाँ पे स्टूडेंट एंट्री जो है ना वो ज़्यादातर जगह में फ्री रहता था, तो मैं बस पकड़ के मैं वहाँ पे जाता था। एंड वहाँ से मेरे को शुरुआत कैसे हुआ, अगर बोलूँ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की, मैंने वहाँ पे जाके मैंने फर्स्ट बोला रितेश अग्रवाल इज वन ऑफ माई इंस्पिरेशन। अच्छा, जिनको मैंने वहाँ पे देखा इन 2016, ठीक है, आईआईटी दिल्ली में एक समिट हो रहा था, स्टार्टअप समिट, सब कोई आ रहे थे, लाइक आप जो इंडिया मार्ट के फाउंडर है, ड्रूम के जो फाउंडर है, सबको वहाँ पे आके रखा था जिन्होंने वो लोग। एंड वहाँ पे मैंने ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल, तो ऐसे मैं जाने लगा वहाँ पे। एंड फर्स्ट डे मेरे को ये चीज़ लगा कि कोई बंदा है अपने 20s में, मेरे से ज़्यादा एज बड़ा भी नहीं है, 3-4 साल बड़ा होगा, एंड वो तब वहाँ पे आके स्पीच दे रहा है, एंड एक फ्लीट लेके बैठा है कि भाई उनके पास 100 होटल है, उन्हें होटल चेन है, इतना बड़ा स्टार्टअप वो चला रहा है, राइट, तो मैं क्यों नहीं, राइट। देन वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ कि देख के कि अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड देन मैं इधर आने लगा, थोड़ा बहुत रिसर्च करने लगा, रिसर्च करते करते मैं फर्स्ट जो मेरे को-फाउंडर से मिला, बट तब मेरे को-फाउंडर वो बने नहीं थे, राइट, मिस्टर पार्थो प्रतिम हालदार, एंड वो तब मेरे कॉलेज में, एंड कॉलेज में एडमिशन हेड थे, राइट, एडमिशन से मार्केटिंग देखते थे। देन मैंने उनको भैया भैया बोलता, एंड उनसे जाके ऐसा हुआ कि भैया ये चीज़ क्या है, आप एडुकेशन में हो तो मेरे को जैसे करना है, बट एडुकेशन में मैं देख रहा हूँ बहुत सारा चीज़ें मेरे को करने का मन है, बट मैं क्या कर सकता हूँ। देन थोड़े बहुत करियर काउंसलिंग, गाइडेंस, ठीक है, कॉलेज को कैसे मार्केट में प्रमोट करते हैं, कैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इसके बारे में मेरे को पता चला, एडुकेशन बिजनेस के बारे में, राइट। देन मैंने थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करा, अच्छा, स्टूडेंट्स को गाइड करना स्टार्ट करा, स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह के बारे में बताना स्टार्ट करा, कैसे काउंसलिंग होता है, जी मेन का काउंसलिंग, नीट का काउंसलिंग कैसे होता है, मैंने बताना स्टार्ट करा, बट नॉट लाइक फुल फ्लेजेडली मैंने स्टार्ट करा, ये चलने लगा। एंड इन 2018 लास्ट हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा था Studda.com नाम से। ओके, अभी ये जो Studda.com है, Studda.com में हम सेम चीज़ कर रहे हैं जो मैं अभी एडमिशन जॉकी में कर रहा था। अच्छा, बट इन 2018 लास्ट मेरे लिए इतना ऐसा था, मैं कॉलेज में हूँ, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कम है, लोग आपके साथ काम करना नहीं चाहते जब तक आप अपने आप को प्रूव ना कर दो। मतलब मैं को-फाउंडर मांग रहा हूँ, बात चल रहा है सबसे, बट यार ये बच्चे के साथ कौन काम करेगा, को-फाउंडर सब बड़े बड़े हैं, नहीं यार इसके साथ, अच्छा यार ये फाउंडर है मैं कैसे काम करूंगा साथ में आके, राइट। तो ये होने लगा, तो हमने लॉन्च करा, देन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आए, हमने वो चीज़ बंद कर दिया, एंड नॉर्मली जो होता है मैं पढ़ने लगा, एंड साथों साथ थोड़े बहुत स्टार्टअप्स एंड वो लॉन्च करने लगा जो फेल्स भी हुए, राइट। बट अंदर ऐसा था कि यार नहीं हो रहा है कुछ, एंड देन मैंने जॉब ज्वाइन करा, मैंने एक कॉलेज में मैंने जॉब भी करा, एंड जिस कॉलेज में अभी हमारा जो एजे कैंपस रन हो रहा है उसी एक कैंपस में मैंने जॉब करा, एंड उसको जॉब भी नहीं बोल सकते, इंटर्नशिप बोल सकते हो आप, कॉलेज में रहते राइट, फ्रीलांसिंग कर रहा था, एंड वहाँ पे मैंने स्टार्ट करा, एंड वहाँ पे मैं 6 to 7 months मैं कर रहा हूँ, मेरे को पैसा भी मिल रहा है, एंड स्टाइफेंड भी जो मिल रहा है वो अच्छा खासा मिल रहा है। एंड मिलने के बाद मेरे को एक दिन ऐसा लगा कोविड में, अब कोविड आ गया, बट मेरे अंदर ऐसा था सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि मेरे को जो लगता है ना, जिस बंदे ने
पढ़ चुका था इतना सारा चीज़ें। अब मेरे को करना था रियल लाइफ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व। अब मेरे को ऐसा कुछ करना था जो कि मार्केट में मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं एंड थोड़ा बहुत मार्केट में इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो हमने क्या करा, मैंने जॉब छोड़ा एंड जॉब छोड़ के मैंने इन लॉकडाउन 2020 तो मेरे जो मेंबर्स है अभी जो टेक्निकल टीम है सबके साथ, मैं सोहान भाई है एंड सबके साथ मैं डिस्कस करना स्टार्ट करा एंड कि ऐसा एक प्रोडक्ट बनाना है तो आप लोग हो। बोल रहे देव भाई लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप कैसे लॉन्च करोगे प्रोडक्ट, क्या बात कर रहे हो, और आपने कैसे करके जॉब छोड़ दिया, ऐसे मतलब ऐसे ही आपने जॉब छोड़ दिया। तो उनका ऐसा था, बट मैंने बोला नहीं यार चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, अभी हो नहीं रहा। अभी अंदर से किसी का अगर आ जाए कि यार नहीं हो रहा है, मेरा शायद मेरे थॉट प्रोसेस में तब ये था कि कुछ भी ना करूं उससे अच्छा है, बट मेरे को करना है ही एजुकेशन सेगमेंट में और कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो कि मैं देख पा रहा हूँ पर सॉल्व कर नहीं पा रहा हूँ। देन हमने 2020 में इसका थोड़ा बहुत रिसर्च स्टार्ट करा। इन 2021 4 अप्रैल हमने हमारे जो कंपनी है उसको इनकॉर्पोरेशन करा एंड इसमें हमने जर्नी स्टार्ट करा, एडमिशन जॉकी एंड साइट्स वगैरह डेवलप करा। इनिशियल स्टीम बनाया, इनिशियल स्टीम में सोहान भाई थे, सौरभ भाई थे जो हमारे टेक्निकल टीम में। सोहान भाई अभी CTO है हमारे एंड वो टोटली टेक्निकल पार्ट देखते हैं हमारे। अभी जो आरिफ है, आरिफ टोटली हमारे कंपनी का भी वाइस प्रेसिडेंट है। तो हमने सब मिलके 4-5 बंदे मिलके, पार्थो भैया है, पार्थो भैया से डिस्कस हुआ कि पार्थो भैया आप बताओ क्या करना है, हम तो ये स्टार्ट कर रहे हैं। एंड पार्थो भैया ने बोला ठीक है, हम पार्थो भैया को ज्वाइन, वो तो करना ही था, अभी भाई आ गया तो ऑटोमेटिकली ठीक है। एंड पार्थो भैया को मैं बड़े भाई बोलता हूँ, तो उनको ऐसा था मेरे को तो चलो स्टार्ट करते हैं। देन हमने 4-5 बंदे ने मिलके एंड ऑन जूम मीटिंग, तब जूम मीटिंग बहुत ट्रेंडिंग था। जूम मीटिंग में हम पूरे दिन बात करते थे कैसे करना है क्या करना है। वहां से हमारा एडमिशन जॉकी स्टार्ट हुआ। राइट। तो वो प्रॉब्लम क्या थी जो आपको दिखी? तो मेरे को जो लगता है इन हायर एजुकेशन, अभी मेरे को 2-3 चीजें हैं। एक तो है इन हायर एजुकेशन में टोटली बिजनेस आ चुका है अभी, बट मेरे को जो लगता है इन स्टार्टअप्स और एज ए एंटरप्रेन्योर, अब बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर में बहुत ज्यादा फर्क है। एक बिजनेसमैन, मुझे जो लगता है आप एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है उसको मैं आगे लेके जा सकता हूँ, उससे मैं पैसा कमा सकता हूँ, बट उसमें कितना इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो नहीं पता। बट एज ए एंटरप्रेन्योर हमें ये लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है जो कि लोग सॉल्व कर नहीं पा रहे, बट हमें उस चीज को सॉल्व करना है। राइट। तो इन हायर एजुकेशन मुझे जो लगता था पैसा एजुकेशन के बीच में नहीं आना चाहिए। अच्छा। एंड दिस इज शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। मतलब एजुकेशन एक तो है सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए एंड पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। बट आपको अगर किसी चीज को स्टार्ट करना है, आप एक बार में विदाउट फंडिंग आप किसी भी चीज को ऐसे करके लॉन्च नहीं कर सकते कि आपके पास फंड भी नहीं है, आप बोल रहे हो मैं फ्री एजुकेशन दूंगा, आप एफोर्डेबल एजुकेशन दूंगा। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने फर्स्टली अपने एडमिशन जॉकी स्टार्ट करा। सो इन एडमिशन जॉकी हम क्या करते थे, कॉलेजेस को एग्रीगेट करते थे। अच्छा। मतलब एडमिशन जॉकी एक ऐसा पोर्टल है जहां पे ये कॉलेजेस के लिए फ्लिपकार्ट है। राइट। तो जहां पे हमने कॉलेजेस लिस्टिंग करे, बहुत सारे कॉलेजेस को लिस्टिंग करा अलग अलग सिटीज के हिसाब से। स्टूडेंट्स सर्च कर सकते थे, स्टूडेंट को 4-5 कॉलेज कंपेयर करना है, स्टूडेंट वो भी कर सकता है। एंड स्टूडेंट को बजट के हिसाब से कॉलेजेस चाहिए वो भी कर सकता है। तो जितने भी कॉलेजेस आते थे हम कॉलेजेस के लिए एक सर्विसेज प्रोवाइड करते थे स्टूडेंट्स के लिए। कॉलेज के लिए एक सर्विसेज होता था कि कॉलेज को विजिबिलिटी बहुत जगह मिल जाता था। कॉलेज नॉर्मली एक एग्जिस्ट करता था, कॉलेज का खुद का वेबसाइट है, बट हमारा वेबसाइट है जहां पे कॉलेज को एक और भी विजिबिलिटी मिलता था। एक मार्केट प्लेस मिल रहा है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कॉलेज को देख सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस को बजट के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता था, कॉलेजेस से हम एडवर्टाइजमेंट फीस लेते थे। राइट। कि हमारे पास आए कोई भी कॉलेज, हम एडवर्टाइजमेंट फीस लेते थे, मार्केटिंग फीस लेते थे। एंड इसमें क्या होता था, स्टूडेंट को कुछ नहीं है, स्टूडेंट के लिए टोटल प्लेटफॉर्म फ्री है एंड स्टूडेंट को एक अच्छा मिल जाता था कि जहाँ पे वो आके कंपैरिजन कर सकता है, जहाँ पे वो आके डायरेक्टली अपने बजट के हिसाब से कॉलेज सर्च कर सकता है एंड स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लेने लगे। साइड बाय साइड हमने क्या करा, हमने टोटली एक काउंसलिंग सेंटर एंड गाइडेंस के लिए हमने अपने कंपनी में ही एक टोटल सेक्शन बना दिया, जहाँ पे हम क्या करते थे अभी कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं बट उनका क्या सिर्फ वेबसाइट के थ्रू उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है,
तो नहीं हो रहा है आप वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि एक स्टूडेंट जब अपना माइंड मेक करता है ना किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए, ये उसके लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, राइट। एंड यहाँ पे ना लोग बहुत ज्यादा इमोशनली डिसीजन ले लेते हैं। कैसे करके ले लेते हैं, मेरे चाचा का लड़का है वहाँ पे पढ़ रहा है तो वो कॉलेज, मेरे को उस कॉलेज में ही जाना है। मेरे मामा का लड़का है वहाँ पे पढ़ रहा है, मेरे को वहाँ पे ही जाना है। और हमारे इंडिया में मेरे को जो लगता है आस पास पड़ोसी सब ज्ञान बांटने में सब एक्सपर्ट है, राइट। ठीक है, कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो ज्ञान दे ही देता है। तो सबके ज्ञान में एक बच्चा है जो अपने हिसाब से कॉलेज चूज ही नहीं कर पा रहा है। और आपको पता है पूरे इंडिया में आप अगर देखोगे 42,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एंड एक स्टूडेंट एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, 2-3 इंस्टीट्यूशन ही देख रहा है। तो इसमें स्टूडेंट को क्या होने लगा, हमने क्या करा, एक अलग सेगमेंट, मैंने बोला सेगमेंट हमने स्टार्ट करा जहां पे हम विद इन कॉलिंग, मतलब कॉलिंग में हमने कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड करने लगे। सो हमारा कॉल सेंटर चल रहा था जहां पे हम स्टूडेंट्स को कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनमें हमें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा कि स्टूडेंट्स जो भी कॉल सेंटर में डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, राइट, कॉल सेंटर में कॉल कर रहे हैं एंड हमारे काउंसलर से बात कर रहे हैं, तो इनके जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो कि वो फ्यूचर में जाके कोई कॉलेज चूज करेगा, कोई यूनिवर्सिटी चूज करेगा, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है, एक तो है आपका लोकेशन, बहुत बड़ा फैक्टर है। फर्स्ट जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो मनी, उसका बजट। अब इंडिया में अभी एडुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, एडुकेशन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। आप एडुकेशन, कोई भी बच्चा हो जाए, जैसे आप सोचिए कोई नॉर्मल से कोई ऑक्यूपेशन से बिलोंग करता है, राइट, बहुत ज़्यादा फंड नहीं है घर पे, बट मैं चाहूँगा मेरे बच्चे को अच्छे जगह पढ़ाना, राइट, बट एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि स्टूडेंट्स का एक तो है फंड, एक तो है स्टूडेंट देखता है प्लेसमेंट, एक तो है स्टूडेंट देखता है कि उसका लोकेशन कौन से जगह में है। बट स्टूडेंट को क्योंकि सेम तरीके की क्वालिटी सब जगह नहीं मिलता, इसीलिए या तो वो बाहर जाता है कहीं पे पढ़ने, या तो आसपास किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ही पढ़ता है, क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे है नहीं, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, एंड स्टूडेंट्स जब भी कॉल करते थे हमारे पास एंड काउंसलर्स के पास, एक ही चीज़ आता था, सर या तो एडुकेशन लोन का देख दीजिए, किसी भी कॉलेज में मेरे को पढ़ना है, मेरे को एडुकेशन लोन चाहिए। बट हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि एडुकेशन लोन मिलना आप इंडिया में कितना मुश्किल है, राइट। या तो आपको ITR फाइलिंग दिखाना है इंडिया में, अभी भी मैं अगर बोलूँ बहुत लोग ITR फाइलिंग नहीं करते। बिल्कुल, बहुत लोगों के छोटे छोटे काम होता है। सोचिए मैं किसी का काम छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, अब सोचिए किसी के पापा है, वो नॉर्मली छोटे से कारपेंटर की दुकान चलाते हैं, कोई पेंटर है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई नॉर्मली छोटा सा बिजनेस कर रहा है। तो अभी उसके घर में भी तो अच्छे बच्चे पैदा हो सकते हैं ना, लोग बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं एंड होते भी है, मतलब जिनका 70% 80% मार्क्स आ जाते हैं, तो इनको अभी चाहिए लोन। बट लोन देने के लिए कोई है नहीं। मतलब मैं अगर जेन्युइनली बोलूँ, आप किसी भी बैंक में डायरेक्ट चले जाइए, उतना ज़्यादा लोन अवेलेबल है ही नहीं। मतलब वो डायरेक्टली कोलेटरल्स या सिक्योरिटी में तो कुछ ना कुछ तो देखेगा, पर उनके पास देने के लिए कुछ रहता नहीं है। तो फंड इज है, आपको पता चलेगा फंड इज है वन प्रॉब्लम, कि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड फंड के साथ साथ कोई बच्चा आ रहा है, अभी उसको क्वालिटी ऑफ फंड के लिए हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे, ये भी मुझे लगता है हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है, राइट। एंड थर्ड इज उस बच्चे को प्लेसमेंट भी ना मिले पढ़ने के बाद, वो भी मुझे नहीं लगता एजुकेशन सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा ठीक हो रहा है। तो ये जो मार्केट था एजुकेशन मार्केट में, ये बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट था। देन हमारे दिमाग में आया, हमने एक दिन सोचा एंड हमने लॉन्च करा AJ कैंपस को, कि एडमिशन जॉकी एक ब्रांड है जिसको हम चला रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मतलब हम, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास फ्री है, स्टूडेंट्स आते हैं, गाइडेंस लेते हैं, नॉर्मली कॉलेज स्टूडेंट डायरेक्ट जा रहा है, उसके अलावा वो एक बार कंसल्ट करके जा रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है फ्यूचर में। तो उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ ही गए हमारे पास। एंड उसके बाद क्योंकि हमने AJ कैंपस लॉन्च करा, एंड AJ कैंपस को हमने ऐसे लॉन्च करा, AJ कैंपस इज ए कॉलेज चेन विच इज, मुझे लगता है अभी इंडियाज वन एंड ओनली पे आफ्टर प्लेसमेंट कॉलेज चेन है AJ कैंपस।
एंड इसमें हमने पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉड्यूल स्टार्ट करा कॉलेजेस के साथ मिलके। इसमें क्या रहता है एजे कैंपस में, हम 3 तरीके से मॉड्यूल चलाते हैं। एक तो है, हमने ये चीज सोचा है एजे कैंपस को ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए एफोर्डेबल रखना है। कुछ कुछ कोर्स ऐसा होता है जिसको हम टोटली पे आफ्टर प्लेसमेंट में चला नहीं सकते। कुछ कुछ कोर्स ऐसे होता है जिसको हम चला सकते हैं, कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने 3 पार्ट में इसको डिफाइन करा है। एक तो है पे आफ्टर प्लेसमेंट, एक है मनी बैक गारंटी, एक है बेसिक पेमेंट प्लान। जो बेसिक पेमेंट प्लान है वहां पे नॉर्मल जो कॉलेज का फीस होता है सेम रहता है। अब जो पे आफ्टर प्लेसमेंट है, ये आई थिंक आपको बहुत न्यू कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, राइट? राइट। तो पे आफ्टर प्लेसमेंट में क्या रहता है, आई थिंक कोई भी स्टूडेंट है, वो किसी भी कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी कॉलेज में गए स्टूडेंट्स का, एंड वहाँ पे कॉलेज के साथ हम स्टूडेंट्स को कुछ अपग्रेडेशन एंड प्लेसमेंट सपोर्ट एंड पेमेंट सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। लाइक एकेडमिक्स में हम जो कॉलेज में जो टीचर्स रहते हैं वो तो पढ़ाते ही है, हम उनके जो पर्सनल डेवलपमेंट कोर्सेस हैं उन पर बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट करते हैं, या जो अपस्केलिंग वाले कोर्सेस है उसको करा के स्टूडेंट को और भी ज़्यादा अपस्किल्ड करते हैं, एंड प्लेसमेंट सपोर्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, सोचिए कोई कॉलेज है, राइट? जैसे हम अभी कुछ कुछ कॉलेज में रन कर रहे हैं। एक कॉलेज है, एक कॉलेज में हमने ये चीज़ देखा कि एक कॉलेज में सोचिए 100 सीट्स है। अब 100 सीट्स में क्या हो रहा है, उनका एक पेमेंट ब्रैकेट है। अब 100 सीट में मैं देख पा रहा हूँ कि 20 सीट्स कॉलेज में फील हो रहा है, 40 सीट फील हो रहा है। मतलब जो उनके हीरो, कोई ना कोई कॉलेज का एक हीरो प्रोडक्ट तो रहेगा ही। लाइक मैं पर्टिकुलरली मैं अगर एक प्राइवेट कॉलेज बोलूँ जहाँ पे इंजीनियरिंग एक हीरो प्रोडक्ट है, बट वहाँ पे बीबीए है, बीसीए भी है, ये कोर्सेज भी है, बट ये हीरो कोर्सेज है ही नहीं। जहाँ पे 100 सीट्स है, ज़्यादातर मैं अगर बोलूँ 20, 30, 40 सीट्स फिल होते हैं, हाफ से ज़्यादा जो सीट्स है वो खाली जाता है। तो हमने क्या करा, हमारे जितने भी कॉलेज पार्टनर्स तो थे ही, तो हम जितने भी कॉलेज पार्टनर्स थे उन पे थोड़े थोड़े जाके स्टार्ट करा कि आपके जो खाली सीट्स है ना, आप वो हमको दे दीजिए। अच्छा, ठीक है। वो बोला कैसे कैसे दे दे? बोला हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप जैसा है आप वैसे ही पढ़ाएंगे, बट उसमें पेमेंट मॉड्यूल हमारा होगा, उसमें प्लेसमेंट जो पोर्शन है वो हमारा होगा, एंड उसमें एकेडमिक्स जो है टोटली आपके पास रहेगा, बट अप स्केलिंग वाला जो एडिंग कोर्सेस है वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये आ गया कि हम थोड़े बहुत उनको कन्विंस कर पाए, एंड उन्होंने हमें कुछ जो स्टार्टिंग कॉलेजेस है वो हमें अपना सीट्स देने लगे कि ठीक है आपका मॉडल अच्छा है, आप अगर कर पाएंगे आप देख लीजिए, हमारा सीट्स तो ऐसे ही खाली पड़ा है। तो हमने वो सीट्स लेना स्टार्ट करा, एंड हमने एजे कैंपस में एक चीज सोच के रखा था, स्टूडेंट फोर्स तो हमारे पास है ही, मतलब स्टूडेंट बहुत ज्यादा आ भी रहे थे, स्टूडेंट्स को ऑप्शन चाहिए भी था, एंड हमने फर्स्ट कैंपस में हमारे बोर्ड लगा दिया हमने, एंड दिस इज लाइक एजे कैंपस, एंड एजे कैंपस इज इंडिया फर्स्ट पे आफ्टर प्लेसमेंट कॉलेज चेन, ऐसा करके हम प्रमोट करना स्टार्ट करा। तो स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। हमने पहले बीबीए, बीसीए, बीएच हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बीकॉम ऑनर्स चलाना स्टार्ट करा। बीबीए बीसीए में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। एप्लीकेशंस हमने पहले साल सीट्स लेकर स्टार्ट करा था 240, मेरे को अभी भी याद है 800 से ऊपर एप्लीकेशंस, पेड एप्लीकेशंस आ गए 2 से 3 महीने में, एंड हमने टोटली उसमें स्टूडेंट एनरोल करना स्टार्ट कर दिए, स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट हो गया, और हमने ये चीज़ बोलना स्टार्ट करा कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट ईयर से उनको इंटर्नशिप्स में भेजेंगे। मतलब फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप रहेगा समर ब्रेक में, सेकेंड ईयर इंटर्नशिप रहेगा समर ब्रेक में, थर्ड ईयर 3 महीने का इंटर्नशिप रहेगा जो है समर ब्रेक में। तो उसमें स्टूडेंट्स जाके इंटर्नशिप में जाएंगे, स्टूडेंट फ्यूचर में जाके प्लेस्ड होंगे, एंड स्टूडेंट अपना फीस जो है वापस करेंगे। मतलब स्टूडेंट को एंट्री जो अमाउंट है उसको हमने बहुत कम रख दिया, सिर्फ वो यूनिफॉर्म के चार्जेस देते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, दैट्स इट। ट्यूशन फीस जो है वो भी थोड़ा बहुत रहता है, मतलब सब कुछ मिला के बहुत ही एक लिमिटेड चार्जेस रहता है, जो कि मेरे को लगता है हर एक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी लगते होंगे। अच्छा। तो वो थोड़े बहुत देते हैं, एंड बाकी जो फीस रहता है वो टोटली पे आफ्टर प्लेसमेंट रहता है। अच्छा। मतलब वो डायरेक्टली जब वो जॉब लगेगा उसका, अगर हमारे थ्रू लगा, हमने अगर प्लेसमेंट करवा के दिया किसी कंपनी में, एंड हम अगर इतने काबिल है कि उसका प्लेसमेंट हो गया, हमने अगर उसके ऊपर इतना काम करा, देन ही वो पैसा पे करेगा, नहीं तो पे नहीं करेगा। सो दिस इज द मॉडल कि वी आर स्टार्टेड इन एजे कैंपस।
काफी लोगों को ये भी रहता है ना कि कॉलेज में आ तो गए हैं लेकिन कंपनीज आएंगी नहीं आएंगी, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, ये एक डर रहता है। राइट, तो आप उसको प्रॉब्लम को आपने टैकल किया। राइट राइट राइट, क्योंकि उस प्रॉब्लम आई थिंक फ्री हो गया ये प्रॉब्लम, क्योंकि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप हर एक जगह आप आई थिंक आप किसी जगह में अगर इन्वेस्टमेंट करने गए, प्रॉपर्टी खरीदने गए, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ये सोचते हैं कि इसका एयरपोर्ट से कितना पास है, आप ये सोचते हैं कि स्टेशन से कितना पास है, आपका आरओआई कितना निकलेगा फ्यूचर में जाके, बाई चांस बेचना भी तो पड़ सकता है, उस टाइम पे कितना मिलने वाला है, राइट। आप अगर वहां पे आरओआई देख रहे हो, आप अगर छोटे छोटे चीज खरीदने में आरओआई देख रहे हो, तो मेरे को लगता है एडुकेशन में आप क्यों नहीं देख रहे हो आरओआई। बिल्कुल, आप किसी भी जगह में, आप बैंक में पैसा रखोगे, वहां पे भी आपका पैसा टाइम में डबल या कुछ होके तो आता ही है, 10%, 12%, 8%, कुछ में तो आता है, ब्याज तो मिलना है। आप अपने बेटे के ऊपर लगा रहे हो, आप अपने बेटी को पढ़ा रहे हो, उसके ऊपर पैसा लगा रहे हो आप, तो मेरे को तो लगता है एडुकेशन में भी आपको आरओआई देखना चाहिए कि कहाँ पे आप कितना पैसा लगा रहे हो एंड आपका पैसा कितना सिक्योर है। बिल्कुल। और ये जो नॉर्मली कॉलेजेस जो हम बोलते हैं, हम स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम यही हो गया कि कॉलेजेस बोल तो देते हैं कि मैं प्लेसमेंट दे दूंगा, मैं प्लेसमेंट असिस्टेंस दूंगा, बट आपको क्या लगता है नॉर्मली कितना % प्लेसमेंट रेट है, और ये हाई हो सकता था कि नहीं? मतलब मैं अगर बोलूं, आपको भी पता है इन देहरादून इतने सारे कॉलेजेस है, आपको 2 या 3 यूनिवर्सिटीज के भी नाम पता होंगे जी, जिनके प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, बट बाकी में क्या पैसा नहीं ले रहे हो? बिल्कुल ले रहे, ठीक है, बट उनको प्लेसमेंट्स मिल रहा है उस हिसाब से नहीं दे पा रहे, ठीक है। और यहाँ पे जो जॉब पोर्टल्स है, जॉब साइट्स है, वहां पे लोग इतना जॉब ढूंढ रहे हैं, वहां पे हम अभी भी अगर रिक्रूटमेंट करने जाए, वहां पे हम डायरेक्टली पोस्ट करते हैं, राइट, कि मेरे को ये मतलब मैन पावर मिलना कितना मुश्किल हो गया है, ठीक है, बट वहां पे कनेक्ट कोई नहीं कर रहा। मतलब अगर जॉब वैकेंसीज है, अगर प्राइवेट सेक्टर में भी है, वहां पे सिर्फ एक ही चीज का प्रॉब्लम है, वहां पे स्किल्ड यूथ, ठीक है, तो हमें स्किल्ड यूथ बनाना पड़ेगा। तो अगर जॉब अवेलेबल है मार्केट में, अगर स्किल्ड यूथ तैयार नहीं कर पा रहे, मतलब मैं फीस ले लिया, इसका मतलब तो ये हो गया मैं फीस ले लिया बट मैं स्किल्ड बना नहीं पा रहा हूँ, या तो मैं छोड़ रहा हूँ बच्चे को, या फीस के ऊपर प्रेशराइज कर रहा हूँ कि मेरे को आप फीस देते जाओ, लास्ट में प्लेसमेंट आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। बट यहाँ पे आपका एक सिक्योरिटी रहता है, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट का, कि आप पैसा तो कुछ भी नहीं दे रहे हो, बाई चांस अगर जॉब नहीं लगा, लॉस किसका है? लॉस तो हमारा ही है ना, बिल्कुल, बाई चांस। तो वहां पे उसके टोटली एक सिक्योर हो जाता है कि फ्यूचर उसका तो सिक्योर है। अभी नॉर्मली 100 बच्चे हैं, अभी मेरे को भी पता है 100 बच्चे में 5 बच्चे तो ऐसे निकलने वाले हैं जिनका नहीं भी हो सकता है, राइट, ठीक है, एंड जो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे उनका नहीं भी हो सकता है, बट हम तभी भी कोशिश करते हैं कि नहीं यार, इसको मैं स्किल करके तैयारी तो करके रखूं, क्योंकि फ्यूचर में जो फीस आने वाला है वो खुद कमा के खुद ही वापस करने वाले हैं, राइट, तो तभी जाके आएगा, नहीं तो मैं नहीं कर सकता। तो वहां पे कमिटमेंट का बहुत बड़ा मेरे को जो था एक गैप था, जिसको हमने आके आई थिंक फुलफिल करा है। अभी आपने कहा ना कि देहरादून में भी 2-3 कॉलेजेस हैं जिनमें तुम्हें पता है कि कंपनीज आएंगी, राइट राइट, बाकी में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। ये एक बस कुछ कॉलेजेस ऐसे खुल गए कि ये सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, राइट राइट राइट, और सब पैसा कमाने का एक वो बिजनेस बना दिया है इसको। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो ये तो आपके स्टार्टअप की ऊपर की बात हो गई। मैं अभी आपसे हार्ट टू हार्ट बात करना चाहता हूँ, जो पीछे की बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती है। तो अभी आप कह रहे थे ना कि बच्चे अपना कॉलेज कैसे ढूंढते हैं, राइट। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई पाथ नहीं होता, जिनको पता नहीं होता उन्हें करना क्या है, इसलिए इंजीनियरिंग और मेडिकल एक ऐसी चीज है जो ट्रेंड में चलती रहती है। तो वो सोचते कुछ करने को नहीं है तो इस पाथ में चल लेते, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में चल लेते हैं। मैं उनमें से एक था, तो मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। और आपने बीटेक करा है? मैंने सिविल इंजीनियरिंग सिविल करा है, राइट। आपका क्या था? मेरा बीएससी एग्रीकल्चर था। और कौन से कॉलेज से आप? मेरा था HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज था। ओके, राइट। हाँ, तो फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ, एकेडमिक्स में बिल्कुल मतलब बिलो एवरेज बोलूंगा मैं अपने आप को। तो मेरा प्रॉब्लम ये नहीं था कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है। मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि क्या मैं इस चीज के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ। ओके, चूज करने के बाद, राइट, उसमें आने के बाद, क्योंकि कुछ बात तो था ही नहीं। मैं इसमें चला गया क्योंकि सब कर रहे थे इंजीनियरिंग, तो चलो घर वाले भी बोल रहे होंगे, और मेरे पूरे खानदान में मोस्टली सब इंजीनियर, तो मुझे लगा कि चलो इंजीनियरिंग करते हैं, राइट। तो 3rd-4th ईयर में जब मैं आया तो अपने आप से कुछ सवाल पूछने लगा कि ओके, मैं इस जगह में हूँ और अगर मेरी जॉब लग भी गई, क्या मैं खुश रहूंगा? क्या मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा? तो ये कुछ सवाल थे मेरे अंदर। तो आप जब कॉलेज कर रहे थे, आपके क्या सवाल थे आपसे जो आपको लगा कि जॉब
आपको नहीं करनी है। राइट। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा पहले से थोड़ा अलग था जी। एंड ऐसा नहीं है, आपने जो बोला सेम चीजें मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा। राइट। शायद ही सबका ड्रीम बड़ा ही रहता है, बिल्कुल। आई थिंक। मतलब मैं वो एक होता है ना कि कुछ करना है हमको, राइट, कुछ बड़ा करना है, Right. वो कुछ हमें पता नहीं है कि वो क्या है, कुछ क्या है। राइट। अब यहाँ पे मेरा ना ये चीज में मेरा जो प्रॉब्लम आया, मैं ना बहुत छोटे से सिटी से आता था। अच्छा। अब मैं जिस सिटी से आता हूँ वहां पे लोग बाहर जाने का मतलब बहुत कम लोग हैं जो बाहर जाते हैं। अब तब से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मैं जब आ रहा था तब शायद थोड़े बहुत लोग बाहर जाना स्टार्ट करा, बाहर जाके पढ़ना स्टार्ट करा लोगों ने। तो मेरा भी विजन था कि मैं बाहर जाऊंगा। बड़े बड़े आप जो कॉलेजेस के नाम सुनते हो, राइट, अगर अभी मार्क्स थोड़ा बहुत कम आ गए थे, राइट, 70s में मार्क्स आ गए थे, जहाँ पे 10th में मार्क्स था मेरा 85 समथिंग, जहाँ पे 70s में मार्क्स आ गए थे। अब बंगाल में ना आपको ना एक चीज मिलता है, बंगाल में बहुत ज्यादा लोग ना एडुकेशन को लेकर आपको बहुत ज्यादा जज करते हैं। ओके। राइट। अरे तुम मतलब तुम्हारा 70% मार्क्स आ गया, क्या है, तुम क्या ही कर लोगे। तो सामने वाले सब मेरे आसपास वाले सब ऐसे ही थे कि 70% है क्या कर लोगे, अरे यहाँ पे जा तू ऑनर्स कर ले, अभी तो कुछ तेरे। और हम उनकी बात मान भी लेते हैं ना कि हाँ अगर हमने इतना परसेंट आया तो हम सही में हम क्या करेंगे। राइट। हम अब सब मिलके आपको कर रहे, डिमोटिवेट कर रहे हैं। राइट। अब फिर भी मेरे घर वाले ऐसे थे, मेरे घर वाले, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसा घर वाले मिला। उन्होंने जो भी हो, शायद सबके पास उतना नॉर्मल, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड मेरे घर में छोटा सा दुकान है घर वालों का, जहाँ एंड वहाँ पे सपना था कि बड़े कॉलेज में जाऊँ, बट बड़े कॉलेज का जब फीस सुना ना तब ये लगा कि भाई मैं जा नहीं सकता। बट मेरा जो पैशन था ना मैं वो कर नहीं पाऊंगा। मतलब अब मेरे को किसी जगह में जाके बीबीए करना था, मैं आपको जेन्युइनली बोलूं, एंड बहुत बड़ा कॉलेज था, वहां पे शायद फीस था 18 लाख 19 लाख। अब मैं कैसे कर लूं? अब तब ऑप्शन ये था कि घर वालों का कि यार बीएससी एग्रीकल्चर ना बहुत ट्रेंडिंग कोर्सेज है एंड आप कर सकते हो एंड फ्यूचर में जाके रिसर्च लाइन बहुत अच्छे है एंड मेरे घर के आसपास ही एग्रीकल्चर बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स है, तो वहाँ पे एंड यूनिवर्सिटीज भी है। तो उनका ऐसा था यार 90% वाले भी एग्रीकल्चर में जा रहे, फिर तुम भी प्राइवेट में एग्रीकल्चर कर लो। अब मेरे को बोलना तो कुछ है ही नहीं, नंबर मैं कम लाया, अब घर वालों के सामने बोल नहीं पाया। अब ठीक है मैं कर लेता हूँ एग्रीकल्चर ही, तो मेरे को एग्रीकल्चर करने जैसे फिर भी घर वालों ने सपोर्ट करा, जितना उनसे हो सका उन्होंने टोटल कोशिश करा एंड मैं एग्रीकल्चर पढ़ने आ गया। अब पढ़ने के बाद अंदर तो आपके तो थोड़ा बहुत तो कीड़ा तो रहता ही है जिसको आप फॉलो करते हो। देन मेरे को ये चीज़ रियलाइजेशन थोड़ा मतलब कॉलेज लाइफ में, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बाहर जाना स्टार्ट करा तब जाके आया, नहीं यार एग्रीकल्चर तो कर ही रहा हूँ, बट साथ साथ मैं अपना पैशन भी थोड़ा बहुत फॉलो कर सकता हूँ आप अगर चाहोगे तो। मतलब मेरे को जो लगता है हर एक जगह से आपको सीखने को मिलता है। बिल्कुल। राइट। अगर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी मेरे को स्टार्ट करना है फ्यूचर में जाके, अगर मेरे को सोचिए मैंने और एक कंपनी स्टार्ट कर दिया जिसमें मैं एग्रोटेक लोग काम कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लेकर काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को हेल्प तो करेगा ही। तो मैं हमेशा कभी किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं करता कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, वहाँ से भी मेरे को थोड़ा बहुत सीखने को मिला है। बट ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ मेरे पैशन फॉलो करना तो मैं बिल्कुल करूंगा। आप जैसे आप इंजीनियर हो, राइट, तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो अभी, ठीक है, आपका जो पॉडकास्ट है आप इतने ज़्यादा लोगों के लाइफ कवर कर रहे हो एंड आप इतने ज़्यादा लोगों, मतलब आप भी एक तरीके से एडुकेशन दे रहे हो बट अलग वे में, राइट। लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिल रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों के लाइफस्टाइल से सीखने को मिल रहा है। कितने लोगों को आप ऊपर उठा के आप दिखा रहे हो इनके लाइफस्टाइल ये है, तो यहाँ से बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलता है। तो आप भी कर रहे हो, आपने भी चेंज करा, बट इसमें यही रहता है कि आपका अंदर का कितना आप चाहते हो, कितना आप करना चाहते हो एंड आप कितना परसिस्टेंस हो उस चीज में कि मैं करना चाहता हूं तो मैं करूंगा। वहां पे आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, वहां पे सिर्फ अपने आप को आप ही हेल्प कर सकते हो। बिल्कुल। सो दिस इज द थिंग। जब मैंने स्मॉल टाउन शो स्टार्ट किया था तब से मेरा मोटो यही है कि शहर से सपनों का कोई मतलब नहीं है। राइट। अगर तुम वो हार्डवर्क कर सकते हो, तुमने अगर वो प्रॉब्लम ढूंढ ली है, जैसा कि आपने कहा स्टार्टअप के लिए एक प्रॉब्लम जरूरी होती है, वो ढूंढ लिया, तुम पे वो डेडिकेशन है, तुम्हें पता है कि काम कैसे करना है, तो शहर से आई डोंट थिंक कोई मतलब है। कुछ भी मतलब नहीं है। बिल्कुल। आपको पता है, मैं सिटी का नाम भूल रहा हूँ, अलीबाबा चाइना के कैपिटल से नहीं स्टार्ट हुआ था, एक स्मॉल विलेज से स्टार्ट हुआ था
ये बहुत कम लोगों को पता है। जैकमा जब कंपनी स्टार्ट कर रहे थे तो बहुत ही एक स्मॉल टाउन से, मेरे को टाउन का नाम याद नहीं आ रहा है अभी, सो सॉरी, बट वो कैपिटल से नहीं स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने अगर स्टार्ट करा है तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को देख के भी कोई अगर सोचे ऐसा, तो आप उनको देखो, उन्होंने छोटे से शहर से स्टार्ट करा है। देन अगर इतना बड़ा कंपनी बन सकता है तो हर एक जगह से बन सकता है यार, ये तो कुछ है ही नहीं। तो एजे कैंपस देहरादून का स्टार्टअप है। देहरादून में स्टार्टअप शुरू करने आपने किया तो क्या ये इजी लगा आपको या बहुत डिफिकल्टीज आई? अगर जैसे हम देहरादून को बाकी अगर बड़े शहरों से कंपेयर करें तो देहरादून एक छोटा शहर है, तो क्या ये इजी रहा या बहुत डिफिकल्ट रहा आपके लिए? मैं दो चीज बोलूंगा अभी, इजी डिफिकल्ट। अब इजी तो नहीं था बट बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, क्योंकि हम बना चुके हैं। तो मुझे जो लगता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, हाँ, उसमें हमेशा आई एम पॉसिबल रहता है। एंड आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे किस जगह को किस हिसाब से देखते हो। एंड देहरादून में हाँ थोड़े बहुत तो देखिए मैन पावर रिलेटेड डिफिकल्टीज तो आते ही है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादातर बाहर चले जा रहे हैं। जो टैलेंट्स हैं वो भी आसपास आपको पता है देहरादून में रह के, क्योंकि मैं अभी देहरादून का बन चुका हूँ, राइट। एंड देहरादून में मैंने सेम चीज देखा जो मैं बंगाल में मेरे सिटीज में देखता था, कि लोग एक टाइम बाद बाहर जा रहे हैं। एंड अब देहरादून का आसपास नोएडा, गुड़गांव आपको मिल जाता है, लोग वहां पे चले जा रहे हैं। जितने भी टेक्नोलॉजी गाइज थे, टेकीज थे, सब वहां पे आपको मिलेंगे। एंड उनको ये लगता है कि वहां पे मेरे को ये ज्यादा मिलेगा, पैकेजेस ज्यादा मिलेंगे, मेरे यहाँ पे काम नहीं है, ये तो था ही। बट हाँ एक टाइम बाद आपका एक पोर्शन आ जाता है जब आप खुद को प्रूफ कर लेते हो, तब उस टाइम पे आपके ऊपर भी लोग भरोसा करने लगते हैं। बट आपको हमेशा कुछ करने से पहले आपको खुद को प्रूफ करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने बेसिकली हमारे पास, मैं आपको जेन्युइनली बोलूं, फर्स्ट ईयर तो ऐसा गया, लॉकडाउन था, लोगों से मैं अप्रोच करता गया, मेरे पूरे टीम ने। यहाँ पे मैं अप्रोच कर रहा हूँ, वहाँ पे पार्थो भी अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ अपने आउटरीच टीम में, यहाँ पे स्वान भाई अप्रोच कर रहे हैं टेक्नोलॉजी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। बट कोई बंदा आ ही नहीं रहा। मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, अरे यार ये सिटी है, मैं क्यों छोड़ के मैं देहरादून जाऊं, अब क्या कर पाओगे? तो वो माइंडसेट अभी ना है नहीं यहाँ पे, कि आप अगर लोगों को बोलोगे ना भाई तेरा होम टाउन है ये, तू आजा, वो छोड़ के तू आजा, करते हैं भाई, कुछ बड़ा करेंगे, तुम्हारे होम टाउन का नाम बड़ा होगा, ठीक है, हम देहरादून को पहुंचाएंगे। आज अगर आप सोचो देहरादून से एजे कैंपस बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, तो देहरादून में भी फ्यूचर में होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि बेंगलोर हमेशा ही इंडिया का सिलिकॉन वैली था। बिल्कुल, बेंगलोर बना, एक टाइम बाद बेंगलोर में बहुत सारे स्टार्टअप्स हुए, स्टार्टअप्स आगे बढ़े, तब जाके बेंगलोर बना, राइट। तो देहरादून में भी वो पोटेंशियल है जो कि हम बना सकते हैं। तो हाँ थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट है, बट हम अगर चाहे, अगर मैं चाहता हूँ, देखो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल घर से आया हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर कोई टैलेंट या वैसा कुछ है, ठीक। एक था विजन था, एंड काम करने में कभी डरा नहीं, हार्ड वर्क अगर मैंने करा, मेरे कॉलेज लाइफ से मैंने सेम चीज मैंने ठान लिया, मेरे को अगर इस टाइम पे काम करना है, मेरे को काम करना है। रिस्क लेने में मैंने जिंदगी में कभी नहीं डरा, मतलब अभी भी मैं इतना दम रखता हूँ। आज भी अगर किसी दिन भले ही कुछ ना हो, ठीक है, कंपनी अगर बंद भी हो जाए, नेक्स्ट डे नया प्रॉब्लम को लेके नया कंपनी में स्टार्ट कर दूंगा, एंड देहरादून से ही स्टार्ट करूंगा, उसको बड़ा करूंगा। सो मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट है, बट लोगों के माइंडसेट के ऊपर है। मुझे लगता है इसमें से यूथ एंड आपको भी एंड और भी ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए, एंड और भी इसको और भी ज्यादा प्रमोट करना चाहिए कि देहरादून से आप स्टार्ट करो। देहरादून से भी बहुत बड़ा चीज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यूथ बहुत ज्यादा है देहरादून में, जो कि चाहिए, तो फ्यूचर में बहुत बड़ा पहुंच सकते हैं। वही है ना, हम अपने आप को ये बताते हैं कि शहर थोड़ा बड़ा होना चाहिए बड़े सपनों के लिए, तो वो सब चीजें नहीं, चीजें हैं जो हम अपने आप को बताते हैं, मैटर ही नहीं करता। और मोस्टली लोग ऐसे भी हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं, राइट, लेकिन दुखी हैं। कुछ लोग हैं जो खुश हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो डिप्रेस हो रखे हैं, बहुत दुखी हैं, राइट। और मेरा एक दोस्त भी था, मैं आपको वो स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त था, वो उसने जॉब छोड़ने का एकदम सोच लिया था, एकदम डन था कि जॉब छोड़ रहा है। तो उसके सीईओ ने उसको बुलाया, उस कंपनी के सीईओ ने उसको बुलाया, उससे बात करी, और उसने कहा कि ओके आप अपनी प्रॉब्लम बताओ कि जॉब क्यों छोड़ रहे हो। उसने उसकी बात सुनी, लेकिन जब उसने, मेरे दोस्त ने अपनी बात करनी बंद कर दी, सीईओ ने कहा कि अगर तुम जॉब रखते हो तो मैं ये चीजें तुमको और दे सकता हूँ। उसने और पर्क्स गिना दिए, तो फिर उसका माइंड बदल गया, उसने जॉब रख ली।
ये तो है ही है ये चीज क्या है ना, मुझे जो लगता है सैलरी इज ए स्लो पॉइजन। बिल्कुल राइट। एंड इसमें दो देखो, मैं जो जॉब कर रहे हैं उनको मैं नहीं बोलूंगा कि ऐसा ऐसा कुछ है, बिल्कुल ठीक है, बट आप अगर किसी जगह में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप एक ऐसा जगह में हो, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां पे आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा है, बट आप वहां पे छोड़ भी नहीं पा रहे हो, एक जॉब सिक्योरिटी है ना, right. महीने की पहली तारीख को मुझे इतना पैसा तो मिल रहा है। राइट। नहीं वो तो चीज है, वो चीज सही भी है। देखिए नॉर्मली मैं अगर जेन्युइनली बोलूं, हमारे कंपनी में भी बहुत लोग हैं, बहुत लोग जॉब छोड़ के भी आए हैं, बट बहुत लोग शायद उधर से आ भी नहीं पा रहे, बहुत लोग इधर से भी, मेरे कंपनी में भी हो सकता है ना, बहुत लोग नाखुश भी हो सकते हैं, राइट। बट आपको वैसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, आपको एक माइंडसेट अगर आपको क्लियर करना है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो भाई अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्यों सिर्फ पैसों के लिए रुके हो रहे हो, ठीक है। आप मेंटल हेल्थ मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा है, राइट। और आपको भी पता है देहरादून में शनिवार और रविवार कैसा भीड़ होता है, राइट। कैसे करके आप मसूरी में लोग जाते हैं, तो देहरादून में तो और भी अच्छा है। मेरे को तो लगता है लोगों को वो छोड़ के हमारे पास आना चाहिए, ठीक है, कि अगर आप उधर से छोड़ के जा रहे हो, हमारे तो घर के सामने है, हम शाम को ऑफिस में, हमको अच्छा नहीं लग रहा, कोई एक हेक्टिक डे गया हमारा, हम पूरे ऑफिस मेंबर्स लेके हम डायरेक्टली चले जाते हैं मसूरी डाइवर्शन में, मैगी बहन में चाय मैगी खाते हैं, हमारा सॉल्व, क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। सो मुझे लगता है वैसा कुछ अगर डिसीजन लेना है तो आप जल्दी लो, ठीक है, क्योंकि आप रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, राइट। एक बार देख लो क्या जा रहा है, उस लाइफ में तो दोबारा वापस जा सकते हैं, एक बार ट्राई करो ना। अगर आप यूथ हो, आप ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। अगर KFC अगर 60 इयर्स में स्टार्ट होता है, कोई बंदा अगर 60 इयर्स में, हम रिटायरमेंट का सोचते हैं, राइट। मैं ऐसे एजुकेशन में ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 60-65 इयर्स में अपना जो वेंचर स्टार्ट करा है, अभी बहुत बड़ी जगह में यार। एंड वो अगर बंदा स्टार्ट कर सकता है तो अभी तो आपको रिस्क को सोचना ही नहीं चाहिए, आपके पास तो पूरा एज पड़ा हुआ है, बट वो हिम्मत चाहिए कि नहीं यार, मेरे को लाइफस्टाइल तो थोड़ा बहुत आपको छोड़ना पड़ेगा फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। मेरे कंपनी में भी मैं आपको जेन्युइनली बोलूं, जो इनिशियल मेंबर्स थे, बहुत बड़े बड़े जगह में बहुत हाई पेइंग जॉब छोड़ के आके हमारे साथ काम करा है, और मैं जेन्युइनली बोलूं, मैं उनके क्या ही बोलूं, एंड बहुत अच्छा भी लगता है बोलते हुए कि वो लोग आए, सब मिलके हमने कंपनी को आगे बढ़ाया, एंड लोगों ने कभी बोला भी नहीं, इतना पेइंग जॉब में छोड़ के वो आए, इतने कम सैलरी में काम कर रहे, तो उन्होंने भी रिस्क लिया, बिल्कुल, ठीक है। एंड उन्होंने रिस्क लिया, तभी जाके हम शायद उनको इतना भी दे पा रहे, जो कि वो छोड़ के आए थे उससे भी अच्छा दे पा रहे आज। तो यही चीज है, लाइफ में थोड़ा बहुत तो आपको रिस्क लेना चाहिए। बिल्कुल। आपने पिक्चर्स देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। तो एक पिक्चर्स एक ऐसा शो है, जैसे मेरे जैसा इंसान है जिसको स्टार्टअप के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसके लिए पिक्चर्स एक किताब है स्टार्टअप की, राइट, 100%। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपने पिक्चर्स देखा है, तो उसमें कितनी सच्चाई है और कितना एक वेब सीरीज के हिसाब से बनाया गया? पिक्चर्स में मेरे को जो लगता है ना, पिक्चर्स एक वेब सीरीज है, मैंने बहुत सारा देखा है, आप मैं अगर बोलूँ, मैं सोशल मीडिया देखा है मैंने, पिक्चर्स, जॉब्स, जो स्टीव जॉब्स के लाइफ स्टोरी है, राइट, सुपर पम्प्ड जो उबेर के फाउंडर के जो लाइफ स्टोरी है, मैंने ये सब देखा है। बट पिक्चर्स में मेरे को एक चीज लगा, हाँ 70-80% तो वहाँ पे रियलिटी तो है ही, रियलिटी तो है ही, एंड होता है, मतलब फंडिंग में ऐसा भी होता है, फंडिंग में लोग स्ट्रगल भी देखते हैं, दोस्ती टूटता भी है, मतलब हमेशा आप पिक्चर्स में जैसे आपने देखा है, कंपनी बीच में जो है टोटली टूटने वाला था, देन सब एक जगह हो जाता है, तो बहुत जगह में हमारे कंपनी में भी होता है, ठीक है, बट वो समझने वाली बात है। मतलब हमारे कंपनी में आप सोचिए, बोर्ड मीटिंग में हम बैठे हैं, सो हम बहुत बार, मैं जो सोच रहा हूँ एज ए CEO मैं गलत भी हो सकता हूँ कभी कभी, बट मेरे को ये भी सोचना है कि भाई आपका जो ईगो है वो आपका सिर ना चढ़ जाए, कि आप अगर CEO होके बैठे हो तो आप हमेशा सही होंगे, ये हो नहीं सकता, तो आपको वो ग्राउंड रियलिटी में लाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा होता भी है, मतलब हम तो झगड़ते भी है, मतलब जेन्युइनली बोलूं, मतलब एवरी टीम मीटिंग में हफ्ते में एक बार तो हम झगड़ेंगे ही सब मिलके, बट जब हम कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हैं, देन वी आर फ्रेंड्स, हम आराम से चाय पियेंगे एंड गपशप करेंगे, दिस इज द थिंग। तो पिक्चर्स में बहुत सारा चीजें सही है, बट हाँ पिक्चर्स में ठीक है, सही है, राइट। आप
आपके फेवरेट एंटरप्रेन्योर्स कौन है जिनको आप फॉलो करते हैं? कुछ ऐसे 2-3 के नाम बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जो फेवरेट है एंड जो मेरे वन ऑफ माई इंस्पिरेशन है, राइट, वो एक तो है, अगर इंडियन की बात करूँ, राइट, वो रितेश अग्रवाल। बिल्कुल। उस बंदे ने जिस टाइम पे आके, जिस एरा में उसने जितना बड़ा ब्रांड बनाया और जिस एज में, क्योंकि मुझे पता है एक चीज कि 19 ईयर्स में जो बंदा स्टार्ट कर रहा है, उसने अगर इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, अभी शायद ओयो $10 बिलियन तक पहुंच गया था, अभी $5-6 बिलियन में होगा ओयो। थोड़ा वैल्यूएशन घटा है ओयो का लॉकडाउन की वजह से, बट उस बंदे ने यार चाइना का सबसे बड़ा होटल चेन बना दिया। उस बंदे ने यार, आप इंडोनेशिया जाओगे वहां पे भी ओयो है, आप न्यूयॉर्क में जाओगे वहां पे भी ओयो है, इंडिया का सबसे बड़ा होटल चेन तो है ही है। एंड जिस बंदे ने अपने 20s में इतना बड़ा होटल चेन बना दिया, इतना बड़ा, मतलब मैन पावर इतने सारे हैं उनके पास, फंडिंग जिसे आपसे उठाया, इज ट्रूली ए जीनियस। तो वो बहुत ज्यादा मैं इंस्पिरेशन मानता हूँ उनको। 10 और एक है जो मैं मुझे लगता है सभी मानते होंगे उनको, एंड वो स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स का ऐसा है, मैं आपको बोलूं, लोगों को ये लगता है कि लोग जैसे आप भगवान को पूछते हो, राइट, तो स्टीव जॉब्स मेरे लिए उस पोर्शन में, मतलब जिनको देख के ना मैंने सीखा है, उनको देख के भी मैंने सीखा है, कुछ चीजें सीखा है, राइट, कि जिस बंदे पे इतना रिस्क कैपेबिलिटी हो सकता है कि बंदे ने अगर उसको कंपनी से निकाला गया था, राइट, पूरे कंपनी का हालत क्या हो गया था एप्पल का, देन बंदा जब उनको लौटा के लेके आया गया, देन उस बंदे ने आके $1 ट्रिलियन कंपनी बना दिया। एंड जिस लेवल से उन्होंने स्टार्ट कराया, जहां तक पहुंचाया स्टीव जॉब्स। एंड द थर्ड वन इज, मेरे को जो अच्छा लगता है एंड जो मुझे लगता है सबके ही है, इंस्पिरेशन है, वो है रतन टाटा। बिल्कुल। अब रतन टाटा को मैं एंटरप्रेन्योर बोलूं या बिजनेसमैन, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट रतन टाटा उन्होंने शायद खुद भी बोला कि आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, राइट, मतलब उनका ना अलग है, मतलब जिस बंदे ने जिस एरा में, आपको अगर कोई बोले आज अगर आप बिजनेस बना रहे हो, आप जिस टाइम पे वो इंडिका कार को उन्होंने लॉन्च करा था, उससे पहले टाटा कार्स का हालत खराब था। बिल्कुल। एंड टाटा को जिस पोजीशनिंग में आके उन्होंने खड़ा कर दिया, सो काबिल तारीफ है। एंड उनका जो और एक पोर्शन है सोसाइटी के लिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए भी, उन्होंने बहुत सारा चीजें करा है। एंड बिजनेस के साथ साथ सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन भी मेरे को जो लगता है उनसे लोगों को सीखना चाहिए। अभी जितने भी फाउंडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ये चीज तो बिल्कुल सीखना चाहिए कि आप अगर कुछ कर रहे हो अपने सोसाइटी में, आपने रह के सीखा है, सोसाइटी के हर एक लोगों का आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद तो है ही है, देन कुछ तो सोसाइटी को लौटाना भी चाहिए सोसाइटी में, तो वो आपको उनसे सीखना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज रितेश अग्रवाल, जिनसे मैं ये सीखता हूँ कि भाई तुम्हारा एज अगर कम भी है, रिस्क लेने में कभी डरो नहीं, ठीक है, एंड ग्रो करो फास्टेस्ट। मतलब उन्होंने, मैं अगर बोलूँ 2013, 14, 15, 16 तबाही मचा के रख दिया है बंदे ने, इतना जल्दी ग्रो करा है। सेकेंड वन स्टीव जॉब्स, जिन्होंने हमको ये सिखाया कि प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं, अलग सोचते कैसा है, कैसे है, उन्होंने मतलब उनका तो अलग ही जगह है। एंड थर्ड वन इज रतन टाटा। रतन टाटा से हमें ये सीखना चाहिए कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो अच्छी तरीके से आप करो, बट आप समाज के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो मुझे तो यही लगता है तीनों। तो देवज्योति, आई थिंक ये पॉडकास्ट देख के देहरादून के या और भी बाकी छोटे शहर के लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम यहाँ से भी छोटे शहर में रह के भी एक बड़ा सपना देख सकते हैं, बड़ा स्टार्टअप शुरू करने, एक मतलब एक फर्स्ट स्टेप तो ले ही सकते हैं। राइट। आपको कैसा लगा स्मॉल टाउन शो में आके? मेरे को तो आने का मन था, मैं आपको जेन्युइनली बोलूं कि स्मॉल टाउन शो, ये जो नाम आपने रखा है स्मॉल टाउन शो, एंड इससे हम बहुत रिलेट करते हैं। एंड जैसे लोगों को आपने बुलाया है, एंड मैंने बहुत ज़्यादा आपका एक चीज़ भी देखा है कि आप देहरादून उत्तराखंड को लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक स्मॉल टाउन शो फ्यूचर में और भी ज़्यादा बड़ा हो, एंड होगा ज़रूर, मेरे को ये लगता है। एंड आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, एंड मेरे को आके तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा, आपका विजन जान के मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा विजन शेयर करके बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे लगता है कि ये जो है टॉक्स जो है और भी आगे जाएगा, लोगों को और भी ज़्यादा इंस्पायर करेगा कुछ चीज़ें, क्योंकि एज ए एंटरप्रेन्योर मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ
अगर आप भी जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स वो भी कर सकते हैं एंड अपना पैशन फॉलो करो, अपना जो है वो करो एंड समाज के अच्छे के लिए करो। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा स्मॉल टाउन शो में। थैंक यू अक्षय। थैंक यू सो मच यार। मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आप अगले 4-5 साल में देहरादून के, उत्तराखंड के सबसे बड़े स्टार्टअप बन जाओ यार। बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। उसके आगे का फिर हम अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच यार। थैंक यू।